चलिए, तो 7th पॉइंट तक हमारा पिछली क्लास में हो गया था ना, 7th पॉइंट तक हुआ था ना। चलिए 8वां आज हम लोग करते हैं बेटवा। 8वां पॉइंट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNPFC। बेटा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है बता। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होगा या नहीं होगा, बोलो। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का गैप क्या होता है बेटा, NIT होता है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है हम लोगों का कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC, और यही जो NNPFC है इसी को क्या नाम से जानते हैं हम लोग बेटा, नेशनल इनकम के नाम से। तो अब अगर कहीं पर भी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो क्या निकालना है आपको, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो लिखिएगा नेशनल इनकम इज defined as the factor income accruing to the normal resident of the country। आज चेक होके मिलेगा ना बेटा, कल तो छुट्टी रहती है ना। रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग a year, it is the sum of domestic factor income and net factor income from abroad। कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम और NFI को अगर मिला दिया जाए तो जो बनेगा वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, नेशनल इनकम के अंतर्गत। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। डोमेस्टिक इनकम को क्या लिख सकते बेटा, NDPFC, यही था ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFI। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा बताओ NNPFC का फॉर्मूला क्या है तो क्या लिखोगे बेटा, NDPFC प्लस NFI। अगर NNPFC कह दो या नेशनल इनकम कह दो तो NNPFC का जो है फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, NDPFC प्लस NFI, कि जो भी हमारा डोमेस्टिक इनकम है और बाहरी तो कुछ भी इनकम है ना, सब मिला के ही तो नेशनल इनकम होगा ना। ये बात तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे जो कमा रहे हैं वो तो है ही है, बाहर से क्या हमारे पास नेट इनकम हो रहा है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। भाई मान लो अगर 1000 करोड़ रुपए का इनकम जो है हमारे इंडिया का है और 50 करोड़ रुपए जो है बाहर से हमारे पास इनकम हुआ, नेट इफेक्ट मतलब कुछ आया होगा कुछ गया होगा, उसके बाद नेट इफेक्ट, वही हमने NFI में पढ़ा था। तो 1000 करोड़ डोमेस्टिक हो गया और 50 करोड़ हमारा बाहरी हो गया, तो मतलब टोटल नेशनल इनकम कितना हो गया हमारा, 1050 करोड़। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते, जैसे आज ही मैं सुबह सुबह देख रहा था कि पूरे विश्व में जितनी भी कंट्री है तो 145 कंट्रीज के
रैंकिंग दी जाती है कि किसका सैन्य शक्ति जो है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, इस तरीके से। तो इंडिया का पोजीशन था नंबर 4, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे रसिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे इंडिया था। ठीक है, इसी तरीके से 145वें नंबर पे था भूटान, सबसे लास्ट में था भूटान। अब उसमें मैंने देखा कि वहां पर एक इंडेक्स लिखा हुआ था कि जैसे अगर अमेरिका का इंडेक्स था तो 0.07 कुछ था, फिर उसी तरीके से अगर, हाँ 744, और अगर रसिया का था तो 0.0788 था, फिर उसी तरीके से चाइना का भी सेम 0.0788 था, इंडिया का 0.114 था। तो अब ये देख रहे हो कि एक वैल्यू दे रखा है। अब इस वैल्यू के अंतर्गत कितने हमारे पास आर्म्स ऑफिसर्स हैं, जो हम लोग कहते हैं ना तीनों सैनिक, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सभी की बात करते हैं हम लोग, नेवी की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं, और जो इधर हमारे आर्मी है उन सब की बात करते हैं। फिर उसके बाद लड़ाकू विमान कितने हैं, युद्धपोत कितने हैं, ये सब सारी चीजें देखी जाती, कितने क्या टैंक्स है, उसके बेसिस पे होता है। तो हम जब वैल्यूशन करेंगे तो सभी चीजों को लेकर के करेंगे ना, हम जब वैल्यूशन करेंगे तो सभी चीजों को लेकर के चलेंगे। एक इंडिविजुअल फैक्टर से काम चलेगा क्या? नहीं। तो उसी तरीके से नेशनल इनकम है, सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर से काम नहीं चलेगा। हम सिर्फ डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो टोटल की बात करनी है ना। तो टोटल के लिए क्या देखना पड़ेगा कि भाई क्या हमारा डोमेस्टिक है और क्या हमारे पास बाहर से इनकम हुआ है। तो ये जो टोटल होगा यही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? नेशनल इनकम के अंतर्गत आएगा। मॉनिटर साहब जल्दी नोट करो, जल्दी करो रे, इतना लेट। बताओ, मैं जानता था कि चलो आज बसंत पंचमी का दिन है तो हो सकता है बच्चे थोड़ा सा लेट हो, तो मैं नीचे बैठने के बावजूद मैंने 10 मिनट का मैसेज कर दिया था कि 9:10 तक सभी पहुंच जाओ लेटेस्ट, फिर भी लेट। मैं 9:08 पे नीचे से ऊपर की तरफ प्रस्थान कराए, ताकि आराम से 1-1.5 मिनट में आओ, आधा मिनट तक हाँफता रहूं, फिर उसके बाद शुरू करो। स्टार्ट करने के बावजूद मैंने 5 मिनट तक का टाइम गैप दिया, 9:15 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। ऐसे मत करो यार, ऐसे ही हर बार मॉर्निंग में लेट करते हो क्या? वो तो सर का मेरे पास पौने रात 9 बजे मैसेज आया, जो मैं चला प्रयागराज, सुबह देख लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि अब दूसरों को परेशान करने से अच्छा है कि मैं ही पहुंच जाऊं क्लास में, क्या दिक्कत। हम तो हैं ही ऐसे प्योर नल्ले, जहां जहां मौका मिले वहीं पे बैठ जाए। चलो हो गया यहाँ तक, लिख लिए, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा और क्या लगेगा, बहुत समय है हमारे पास, टेंशन ना लो। 1:30 बजे के बाद भी तो हमारे ही क्लास है, 2 बजे से। कुछ लोग चिढ़ जाएंगे, क्या बात नहीं, देखते हैं आराम से, पहले खाओ पियो फिर देखेंगे छुट्टी करना है क्लास। जो तुम लोगों की इच्छा होगी वही करेंगे, और क्या करेंगे। किसने बोला? मैंने तो ऐसा नहीं बोला, शेड्यूल तो मैंने चारों का ही भेजा है, इको, मैथ्स, इको और अकाउंट्स। नहीं, इसके बाद तो मैथ्स की क्लास है ना 11:30 से तो। चलो हो गया, लिख लिया? ओ मॉनिटर,
तो जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा वो भी अगर चाहो तो सरस्वती पूजा के लिए आ सकते हो। 1:30 बजे जो है प्रसाद वितरण और लंच टाइम है। ठीक है। हाँ, ललिता पार्क वाली बिल्डिंग में आराम से पूरी सब्जी और बुनिया का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं आप लोग। बोल तो दिए पूरी सब्जी और बुनिया का है। पैकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, ओनली ठूसिंग सुविधा उपलब्ध है। हाँ तो पहले भोजन कीजिए, उसके बाद अपने अपने घर चले जाइएगा तो क्लास नहीं होगी। ओम प्रकाश बोल रहा है आ जाऊंगा, क्लासवा में नहीं आऊंगा। हो गया, लिख लिया। चलिए हो गया। अब 9th नंबर आता है बेटा हमारे पास। वो तो अच्छा है कि हमारा मूड सही था और मैं आके क्लास में चुपचाप बैठ गया, नहीं तो जितने बच्चे थे ना आराम से मैं कैंसिल करता, नीचे जाके फिर स्वास्थ्य लाभ लेता। क्योंकि जब मुश्किल मैं आया था उस टाइम में मुश्किल से 6 या 7 बच्चे थे क्लास में बैठे हुए। जी हाँ, जबकि मैं 10 मिनट लेट आया हूँ क्लास में। तो लेट नहीं हूँ, मैसेज किया था कि मैं नीचे ही बैठा हुआ था। ओ चलो शांत रहो। तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी कह दो या नेशनल इनकम को। तो जो भी हमारा डोमेस्टिक इनकम है उस डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को अगर जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू आता है वही हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम के नाम से जाना जाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। अब हमारे पास जो 9th पॉइंट है उसमें हमारे पास आ जाता है बेटा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। बेटा समझने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पर हेड इनकम। अब पर कैपिटा इनकम जो निकलेगा ये पूरी वैल्यूएशन को देखेगा ना बेटा, पूरी इकोनॉमी की वैल्यूएशन को देखा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कभी भी निकलता है तो किसका निकलता है, कंट्री का निकलता है। पर कैपिटा इनकम कभी भी निकलेगा तो क्या होगा, पूरी कंट्री का, कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, तभी तो निकाल पाएंगे। तो लिखिएगा द जीडीपी per capita is measure of a country's economic output per person। इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ पर पर्सन, तभी तो हमने बोला कि पर हेड इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो आएगा बेटा पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन। क्यों लिखा है समझ में आया, ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट पढ़ा था, जीडीपी डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन रेट, तो उससे एडजस्ट करने के बाद ही तो टोटल वैल्यू कंसीडर कर पाएंगे ना।
तो जीडीपी डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन, तभी तो पर हेड इनकम आ पाएगा। जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन, तो ये जो वैल्यू आएगा यही हमारा किसको दिखाएगा बेटा, पर कैपिटा इनकम को। अब ये जो पर कैपिटा इनकम है ये इंडिकेट किन चीजों को करता है, तो नोट करके लिख लीजिएगा। इट सर्व्स एज एन indicator of the standard of living of a country। किसको शो करेगा बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री। जैसे कहता है ना कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम इतना है या पाकिस्तान का इतना, मतलब पर हेड इनकम है। तो पर हेड इनकम जितना ज्यादा हो उतना इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करेगा या नहीं करेगा, आए ना। जितना जिस इकोनॉमी का ज्यादा हो उतना अच्छा होगा। तो वो चीजें आपको यहां पर क्या करना होता है, देखना होता है। तो पर कैपिटा इनकम से एक तरीके से हम लोग देश की स्थिति को बता सकते हैं कि वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, उसको देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जितना ज्यादा पर कैपिटा इनकम उतना अच्छी लाइफ स्टाइल। अब अमेरिका का जो पर कैपिटा इनकम है वहां तक पहुंचने के लिए भारत को अभी कम से कम 70 वर्ष लगेंगे। अब समझ लीजिए कि दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डिफरेंस क्या होगा, है कि नहीं। तभी तो एक बार एक जो है अमेरिकन ने सुसाइड करा था और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं बहुत गरीब हूं और मैं अपने आप को मानता हूं कि अमेरिका का सबसे गरीब इंसान मैं हूं, जिस कारण से मैं सुसाइड कर रहा हूं। उसकी जब वैल्यूएशन हुई तो इंडिया का करोड़पति था वो। बताओ भाई, तो फिर तो हम लोगों को 80% लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, सभी गरीबी रेखा से नीचे। अब तो ये जब से प्लानिंग कमीशन हटा है और नीति आयोग हुआ है तभी से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। नहीं तो पहले पता है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में महीने के 300 रुपए कमा रहे हैं, हाँ, तो आप अमीर हैं। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और महीने के 180 रुपए कमा रहे हैं तो आप अमीर हैं। इससे कम कमाने वाले गरीब हैं। अब बताओ क्या ये मेजर करना, 6 रुपए का इनकम 2014 तक यही था। 2015 में नीति आयोग आया ना, बताया था ना 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है, तब ये पॉलिसी चेंज हुई है। नहीं तो अगर किसी दिन गलती से 1 कटोरी दाल पी लिया तो तुम अमीर हो गए। अरे फिर पूछो मत, अंबानी तुम्हारी कदमों में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना अच्छा होगा इस अनुसार दिखता है ना कि सामने वाले का इनकम उतना ही ज्यादा होगा। तो जिस इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम जितना ज्यादा होगा वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, जब आगे चल के मैं इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाऊंगा ना और उसमें फिर से यूनिट 1 पढ़ाऊंगा, जिन बच्चों ने पढ़ लिया उसकी तो कोई बात ही नहीं, जिन्होंने पढ़ना है। तो फिलीपींस में एक समय ऐसी स्थिति कि लोग जो है ना कूड़े से बिन रहे थे कि हमारे लिए इसमें से कौन सी ऐसी चीज हो जिसको हम उपयोग कर सकते हो, ऐसी स्थिति थी। आज अभी आप देखिएगा ना सूडान वगैरह की ऐसी ही स्थिति है। तो क्या वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा अच्छा होगा क्या। आप देखिए ना कि अफ्रीका के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही खराब है, तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा क्या, वहां नहीं होगा। इंडिया में ही आप देखिए ना कि अगर दिल्ली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, मुंबई का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें और बिहार का स्टैंडर्ड देखें, अलग नहीं होगा क्या, बहुत अलग है। अब बिहार में भी अगर पटना का देखें तो अलग होगा और हम गांव देहात का देखें तो अलग होगा। तो इनकम बेस्ड ये होता है, किसके बेसिस पर होता है बेटा, इनकम बेस्ड पर होगा, उसकी बेसिस पर हम लोग देखते हैं पर कैपिटा इनकम। तो यही चीजें ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा
पर कैपिटा इनकम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस जगह का उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो इसीलिए लिखा है कि इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री। ओके, तो ये किसकी कहानी थी बेटा हमारे पास, पर कैपिटा इनकम, ये था 9th पॉइंट। अब ये जो 10th 11th और 12th पॉइंट अभी लिखेंगे, ठीक है, इसको बस खाली थ्योरिटिकली देख लेना, जरूरत अभी यहां पर नहीं है। यूनिट 2 सब में इसकी बात थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे, वहां पर उसकी जरूरत है जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट वगैरह करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो वहां पर वो समझना है। यहां पर बस थ्योरिटिकल देख लेना, ज्यादा काम की चीजें आपके लिए है नहीं, क्वेश्चन इससे रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। कम चीजें पूछने के लिए थोड़ी ना है जो इन सब चीजों के ऊपर होगा। तो चलिए बेटा, और वो टॉपिक का नाम है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो 10th पॉइंट होगा ना बेटा हमारे पास, 10th पॉइंट पर्सनल इनकम। तो इसको खाली लिख लेना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पीआई लिख दिया, लेकिन आप लोग इंडिकेट मत करना, क्योंकि प्राइवेट इनकम में भी पीआई ही लिखा जाएगा और पर्सनल इनकम में भी पीआई ही लिखा जाएगा, और तो कुछ काम है ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए जो है भाई, पूरा नाम ही लिख करके चलना आप लोग, ठीक है। यो, तो पहले 2-2 लाइन लिख लेते हैं, फिर उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो पर्सनल इनकम के अंतर्गत लिखिएगा, पर्सनल इनकम इज द इनकम received by the household sectors including non-profit organizations या institutions serving household, जो किसको सर्व कर रहा हो, हाउस होल्ड को। तो कहते हैं ना बेटा मेरा इनकम, तो पर्सनल इनकम का मतलब क्या हो गया, जो हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम है वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, पर्सनल इनकम के अंतर्गत, ठीक है। 11वां पॉइंट, अभी इसको नीचे और भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पहले बस हेडिंग लिख रहा हूं, संबोधन एक साथ ही होगा तभी जाके अच्छे से समझ में भी आएगा। 11वां पॉइंट प्राइवेट इनकम, कहता है प्राइवेट इनकम is a measure of the income ब्रैकेट में लिखिएगा बोथ फैक्टर इनकम, और ये सब जो फैक्टर इनकम देख रहे हैं ना, इसी के लिए आगे चल के एक छोटा सा नाम हम लोग पढ़ लेंगे सर्कुलर फ्लो, तो वहां पर बताएंगे कि क्या क्या हमारा फैक्टर इनकम वगैरह होता है, ठीक है। बुक में देखते तो आपको पहले ही सर्कुलर फ्लो वगैरह पढ़ा दिया गया है, तो फिर भाई लाइनिंग से चले ना हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। तो फैक्टर इनकम लगा लीजिएगा स्टार, ताकि इसके बारे में भी नीचे लिख लें, एंड ट्रांसफर इनकम इस पर भी लगा दिया। तो मेजर्स ऑफ प्राइवेट इनकम इज ए मेजर्स ऑफ द इनकम, जिसमें दोनों ही बात करेंगे हम लोग, फैक्टर इनकम की बात करेंगे और ट्रांसफर इनकम की भी बात करेंगे। कहते हैं विच accrues to private sector from all sources within and
आउटसाइड कंट्री। हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा प्राइवेट सेक्टर। पर्सनल इनकम में क्या लिखा था हमने? हाउस होल्ड सेक्टर ना। पर्सनल इनकम में किसका नाम लिखा था? अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? तो प्राइवेट सेक्टर की जो भी इनकम होगी वो किसके अंतर्गत, चाहे कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर से आ रहा हो, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे बेटा हमारे? अब इसमें हमने यहां पर दो बातें लिख दी, एक कौन सा, फैक्टर इनकम, और एक कौन सा हमारा, तो दोनों के बारे में एक एक लाइन लिख लेते हैं। फैक्टर इनकम कहता है इनकम received against फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज देखो बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड पर रेंट आएगा या नहीं आएगा? तो फैक्टर क्या है? लैंड, उसके ऊपर इनकम क्या मिला हमें? रेंट। तो देखिए हमने क्या लिखा, इनकम रिसीव्ड अगेन फैक्टर सर्विस, तो हमने लैंड दिया, उसके बदले क्या मिल गया? रेंट मिल गया, इनकम हो गया। लेबर काम किया, क्या मिलेगा? वेजेज, तो वेजेज भी हमारा इनकम हो गया। पूंजी लगाए हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये चारों के चारों हमारा क्या हो गया बेटा? फैक्टर इनकम हो गया ना। तो फैक्टर क्या क्या हो गया? लैंड, तो लैंड के ऊपर रेंट, लेबर के ऊपर वेजेज, कैपिटल पर और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। तो हम चूंकि सिर्फ इनकम लिख रहे हैं तो इनकम में क्या क्या आ जाएगा? रेंट आ जाएगा, वेजेज आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा। लिख सकते हैं ना? तो लिख लीजिएगा बेटा, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। समझ में आ गया कि फैक्टर इनकम में क्या क्या आना है? उसी तरीके से अब क्या क्या होगा बेटा? ट्रांसफर इनकम ना। तो चलिए लिख लेते हैं ट्रांसफर इनकम। बेटा ट्रांसफर इनकम ये है एक तरफा प्यार। हाँ, आसान शब्दों में समझने के लिए ऐसा ही कर लो। ट्रांसफर का मतलब है एक तरफा प्यार, कि तुम दिलो जान से चाहो, हम तुम्हें भाव ना दें। कोई आया गिफ्ट दे गया, यूनिलेटरल इनकम है या नहीं है? तो जहां कहीं भी यूनिलेटरल इनकम होगा ना, वो किसके अंतर्गत लेके जाएंगे बेटा हम लोग? ट्रांसफर इनकम में। तो इसलिए हमने बोला कि चूंकि एक तरफा इनकम की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आएगा, हमारे तरफ से जाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब सिर्फ आएगा, उसके बदले में कुछ नहीं जा रहा है, तो उसको यूनिलेटरल इनकम नहीं कह सकते हैं। कह सकते नहीं, इसलिए हमने इसको आसान शब्दों में बोला एक तरफा प्यार, ताकि समझ में आ जाए। नहीं नहीं, आप अपना समझने के लिए लिख लेना ब्रैकेट में एक तरफा प्यार, ठीक है? बाकी लिखवाएंगे तो हम अलग चीज ना। लिखिएगा बेटा, क्या बोला? यूनिलेटरल इनकम। बोलता है एक तरफा प्यार ही लिखना। तो यूनिलेटरल इनकम का मतलब तो यही हुआ ना। है, आप कितना भी गाते रहिए, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, सामने वाले को कोनो फर्क ही नहीं है कि नहीं? तो आप भुला रहे हो ना। उसके लिए तो यूनिलेटरल इनकम है। चलिए, तो यूनिलेटरल इनकम, गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस, ओल्ड एज पेंशन, ये सब क्या है बेटा? एक तरफा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कभी ऐसा हुआ है कि शादी हो रही है, कोई गिफ्ट देने आया तो तुम बोले मेरी बला ले जा? नहीं, एक तरफा है। रखो, है कि नहीं? बूढ़ो वगैरह को देखते हो ना, 500-1000 रुपया मंथली मिलता है, तो मिलता ही है, उसके बदले बुढ़ऊ सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है।
है कि नहीं? डोनेशन सिर्फ मिलेगा, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा बेटा? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इनकम का मतलब बस एक शब्द याद रखिएगा कि सिर्फ जहां पर रिसीव्ड हो उसके बिहाफ में कुछ देना ना पड़ रहा हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा? यूनिलेटरल इनकम अर्थात ट्रांसफर इनकम के अंतर्गत। तो जब हमने देखो एक तरफ था क्या कि जब हमने कोई चीज दी है, जब हमने कुछ फैक्टर्स यूज किया है उसके बदले इनकम मिल जाना, तो वो हमारा किसके अंतर्गत? फैक्टर इनकम के अंतर्गत। कि भाई उसके लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व हुआ है, तब जाकर के क्या मिला है? मैं यहां पढ़ा रहा हूं तब मुझे पैसा मिलेगा ना। अब घर पे आराम से स्वास्थ्य लाभ लें और 1 तारीख को सर भेज दे इधर से पैसे, चौधरी जी आपको सोने का ये रहा, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। बच्चे खुश ना? अच्छा मतलब नहीं पढ़ाए तो बच्चे खुश, चला जाओ नीचे, बुरबक का है बच्चे खुश। बेटा बच्चे खुश होते हैं एग्जाम जिस दिन देके निकलते हैं, उस दिन या तो चेहरे की खुशी होती है या गम होता है, ठीक है ना? चलो, तो वहां पर क्या हो गया कि भाई हमने फैक्टर सर्विस दी है, उसके बिहाफ में हमको इनकम प्राप्त हुआ है ना? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? 4 ही तो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड के ऊपर क्या मिल रहा है? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेज। कैपिटल पर और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे चल के ये तो बात करेंगे ही करेंगे। भाई फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं तो कहीं पर फैक्टर पेमेंट्स भी तो आ सकता है, तो वो आएंगे जब हम लोग सर्कुलर क्या फ्लो की बात करेंगे हम लोग, तब जाके देखेंगे। तो ये तो हमारे किसकी कहानी होगी बेटा? प्राइवेट इनकम। तो पहला हम लोगों ने कौन सा देखा? पर्सनल इनकम। दूसरा हम लोगों ने कौन सा देखा? तो 10 और 11 हो गया ना। अब 12वां भी लिख लेते तभी तो अलग अलग एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए लिखते हैं 12वां पॉइंट, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। या नॉर्मल बोल सकते हो डिस्पोजेबल इनकम। बेटा एक बताओ, मुझे यहां से सैलरी मिली और मैं जाके एकदम बार में जाके फूंक दूं, वो एक मूवी नहीं था फिर हेरा फेरी में राजपाल यादव की तरह ना उड़ा गया था ऐसे ऐसे, बाबूराव भी था, बाबूराव गणपतराव आपटे, हाँ बाबू भैया। तो बाद में देखे थे बाबू भैया की स्थिति क्या हुई बेटा? सब लुट गई ना। तो वो यही तो दिखाता है कि इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ बेटा कि भाई इनकम हुआ तो उसमें अलग अलग खर्चे हैं। भाई बच्चों की स्कूल की फीस है, पोस्ट पेड कनेक्शन का बिल है, वाईफाई का बिल है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है उसके बिल है, केजरीवाल की तरफ से जो फ्री में पानी दिया जा रहा है उसका भी बिल है, फ्री में बिजली दिया गया उसका भी बिल है, सभी चीजें। रेंट भी बहुतों को देना पड़ रहा, मुझे नहीं देना पड़ रहा तो सबको थोड़ी ना कि नहीं देना पड़ रहा हो, देना तो पड़ रहा होगा ना भाई। तो रेंट वगैरह भी देना पड़ रहा है। इन सब को काटने के बाद जो पैसा बचेगा, गवर्नमेंट का टैक्स है, सबसे बड़ी बात तो भूल ही रहे थे, उसके बिना कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? पहली बार गवर्नमेंट अब हमको बचा ली, अब हम अपना ओरिजिनल इनकम दिखा सकते हैं। 12 लाख तक एक भी टका नहीं देना रे भाई। अब तो 1 लाख रुपए सैलरी दिखाऊंगा, जो कि है ही नहीं, है तो 5,000 ही, लेकिन दिखाने में अब कौन सा हमें गवर्नमेंट बोलेगी नहीं दो। अब तो 12 लाख तक तो आपने ही फ्री किया भाई, मेरी मर्जी मैं दिखाऊं। क्या हुआ? 66 पैसे भी है बेटा। हाँ, उसको कैसे बोल रहे हो? तो इन सबको काटने के बाद जो पैसा हुआ है भाई, वो जो अब पैसा बचा उसको तुम फूंक डालो, कोनो दिक्कत है? ये होता है डिस्पोजेबल इनकम। जैसे ऊपर हमने प्रॉफिट वाली बात बताई थी, याद है? उसमें एक शब्द आया था रिटर्न अर्निंग। सारा खर्चा काटने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस पर ना तुम्हारा अधिकार है। तो डिस्पोजेबल इनकम भी वही चीज होगा, ये नहीं होगा? तो चलिए जरा एक बार देख लेते हैं फिर बात करते हैं हम लोग। लिखिएगा
disposable personal income is a measure of the money in the hands of the individuals that is available for their consumption or सेविंग। कि सारी चीजें करने के बाद जो आपके हाथ में कंजम्पशन या बचत के लिए बचा हुआ है वही क्या कहलाएगा बेटा? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। किसके अंतर्गत आएगा वो हमारा? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के अंतर्गत आएगा। ओके, बट फील तो आएगी नहीं। तीनों चीजें बात समझ में आ गया कि पर्सनल इनकम का मतलब क्या है, प्राइवेट इनकम का मतलब क्या है और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब क्या है। काम यही तीन चीज को याद रखना है, ठीक है। अब कुछ अलग अलग सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूं जो कि एक दूसरे से कोरिलेट होगा। जैसे मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 लिखूंगा, तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे ना तो दूसरा वाला पहले से आगे का होगा, तीसरा वाला दूसरे के आगे का होगा और चौथा वाला तीसरे से आगे का होगा। तो एक दूसरे से, इसलिए मैंने तीनों को पहले बेसिक लिख के फिर अलग से लिखा। आपको बस एज इट इज फॉर्मूला ध्यान में रखना है और कुछ नहीं रखना, क्योंकि बाय चांस अगर क्वेश्चन पूछेगा तो प्रैक्टिकल वाला पूछेगा कि भाई पर्सनल इनकम निकालो या फिर प्राइवेट इनकम निकालो या डिस्पोजेबल इनकम निकालो, तो वो फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए जरा अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to private sector। income from domestic product accruing to private sector अर्थात NDPFC accruing to private sector। NDPFC क्या हो गया हमारा? डोमेस्टिक इनकम। NDPFC क्या हुआ? पिछली क्लास का सबसे लास्ट पॉइंट देखियो जरा, क्या लिखा था? शकल देख रहे हो हमारे? है NDPFC? तो हमारा मुंह काहे देख रहे हो? तो प्राइवेट सेक्टर से हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या है, मतलब यही है इस क्वेश्चन का, है कि नहीं? कि प्राइवेट सेक्टर से हमारे क्या डोमेस्टिक इनकम है, उस वैल्यू को यहां पर कंसीडर करना। तो लिखेंगे बेटा NDPFC माइनस सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का सरप्लस है उसको क्या कर दे बेटा? माइनस कर दें या नहीं कर दें? तो गवर्नमेंट का जैसे ही हट गया तो बचा सिर्फ और सिर्फ क्या? क्योंकि जब डोमेस्टिक इनकम हुआ था तो उसमें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होगा, अर्थात प्राइवेट और पब्लिक दोनों होगा। तो अगर पब्लिक वाला हटा दें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? प्राइवेट वाला ना बच जाएगा। इस पर लगा दो स्टार और इसके बारे में नीचे लिख लेते कि इसमें क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो स्टार वाला क्या है हमारा? सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड
एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट। अगर इंडिविजुअल होता तो प्राइवेट के अंतर्गत आ जाता, लेकिन हमने क्या लिख दिया, गवर्नमेंट प्लस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आपके क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू गिवन होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टोटल वैल्यू में से जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसमें से अगर गवर्नमेंट के सरप्लस को माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, हमारा प्राइवेट इनकम होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान में रखना है। हो गया। लिख लिया। अब इसी में दूसरा फॉर्मूला लिखेगा बेटवा, प्राइवेट इनकम। ऊपर में पढ़ लिया था कि प्राइवेट इनकम होता क्या है, निकालना तो सीखा नहीं था, तो अब निकालें। तो प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू एनडीपीएफसी एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, अर्थात मैं लिख सकता हूं बेटा मेथड वन। क्या मेथड वन यही निकाला था क्या हमने, पहला फॉर्मूला यही निकला था ना। तो फॉर्मूला वन प्लस एनएफ आइए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसको आगे से हम सिर्फ ROW लिख देंगे, समझ जाना बेटा, ठीक है। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट के माध्यम से भी ये जो पैसा या बाकी जगहों से जो पैसा हमें मिल रहा होगा वो भी तो हमारा प्राइवेट इनकम के अंतर्गत आ सकता है ना। प्लस नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। तो अगर सारी वैल्यू गिवन होगी तो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। और इस पे ज्यादा नहीं, मैं आपको अभी जो आज जो होमवर्क दूंगा इलस्ट्रेशन बनाने के लिए उसमें ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, और जब तक एक नहीं बनेगा तो दूसरा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऊपर में क्या लिख दिया, एनडीपीएफसी एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और ब्रैकेट में लिख दिया वन, मतलब पहला पहला पहला, पहला वाला तो निकालो तभी तो ये निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। इसी तरीके से आगे आएंगे तो उसमें दूसरा प्लस कर देंगे। तो इसलिए सारे फॉर्मूला का एक साथ होना जरूरी, तो ज्यादा कुछ नहीं है, रटाफिकेशन है बेटा, ठीक है। और फॉर्मूले का तो हम कुछ और उपाय कर नहीं सकते, इसका सीधा सा उपाय होता है कि चार्ट पेपर जो होता है ना, अगर जानते हो ना, स्कूल में तो बहुत उपयोग किया होगा, चार्ट पेपर खरीदो, उस पे छोटे छोटे अक्षरों में जो है सारे फॉर्मूले जितने लिखवाते जा रहे लिखो, और जहां पर पढ़ते हो ना सामने दीवार पे चिपका दो। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको याद करने का। हम लोगों के टाइम में ये तो था, लेकिन इसमें ऐसे नहीं पूछा जाता था जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच आते ना आपके, नहीं आता था, हम लोगों में डाटा पूछा जाता था। तो हमने अपनी पूरी दीवार को ही इसी तरीके से पेंट कर दिया, हर जगह पर्ची चिपका होना, यहाँ तक कि जहाँ ब्रश करने जाते थे ना वहां भी, क्योंकि हम लोगों को तो पता था कि भाई दो ही सब्जेक्ट पढ़ के जाना है तभी पास हो पाएंगे, इको और मैथ्स। लॉ मेरे पल्ले कभी पड़ा नहीं, और साइंस वालों के लिए कौन सा इसे ही टफ होता है। और अब ना है कि जैसे हम लोग साइंस वाले बच्चे आते हैं तो अलग से उसको टाइम दे देते हैं, या फिर जैसे फीडर में एक हफ्ता अलग पढ़ाया जाता है, नहीं था। हमने आपको बताया था कि जिस दिन मेरी टॉपर्स में पहली क्लास थी उस दिन कंसेप्ट चल रहा था हिडन गुडविल। अब समझ सकते हो साइंस वाला बच्चा क्या समझ गया होगा, पार्टनरशिप में हिडन गुडविल समझ रहा था, और आराम से
300-350 बच्चे होंगे उस बैच में, आके चुपचाप सबसे पीछे जाके बैठ गए। पहली क्लास थी। अब देहाती बच्चा, भाई गांव देहात का बच्चा, समझ ही सकते हो कि ऐसे ही दब्बू टाइप का होता है। ये जरूर है कि 2-4-10 दिन मिल लो, उसके बाद तो हाथ छोड़ने में टाइम नहीं लगता। लेकिन जब पहली बार है तो कहीं से मिले नहीं है, नहीं, क्योंकि हम लोग थे ही उस माइंड के, मारपीट करने में कभी पीछे नहीं रहा है, वो अलग बात है, खूब किया है। 12th तक जो है ना एकदम नामी थे हम लोग। जब मैं पहली बार दिल्ली भी आया हूँ तो उसका मेन रीजन यही था, घर से भगाया गया था। क्रिकेट खेल रहे थे तो पड़ोसी के घर पे चला गया बॉल, तो हम लोगों ने मांगा, तो पहले बढ़िया 2-4 को गाली दिया उन लोगों ने। और ये गलती हम लोगों की भी थी कि बार बार जाए तो डिस्टर्ब तो कोई होगा ही। उसके बाद उसका बेटवा आया और कुदाल समझते हो ना, फावड़ा, आके ना पिच खोन दिया। मैं आराम से लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहा था, बिना कुछ देखे आया, चुपचाप विकेट उठाया, मार दिया सर पे, टैक, लग गए टाके, बाउजी वाला भाग यहाँ से। तो होता है भाई, उस जमाने का अलग ही रुतबा था ना। अभी जो आप लोग बिहार के होंगे भी, अब आप लोगों ने बिहार में देखा कहाँ जो हम लोगों ने देख लिया है। नहीं, आप लोगों ने नहीं देखा, वो जो अपहरण मूवी देखा है ना, अपहरण मूवी देखे हो कभी? उसमें आएगा सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, इस सब का नाम आता है। वो एक्चुअल स्थिति का 2% है उस मूवी में, कभी देखना जाके। ओ, हिंदी है भाई, नाना पाटेकर और अजय देवगन का है, अपहरण मूवी, देखना, एकदम मस्त मजा आएगा, पता चलेगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देख ही लिए हो, अब का ना झारखंड, पुराना तो बिहार ही था। वो सब आम बात थी बेटा, और अभी भी चलता है आम बात। अभी जो इससे पहला इलेक्शन हुआ था तो आरजेडी हम लोगों की तरफ ना बहुत सालों के बाद जीता। विधायक एकदम आराम से कार्बाइन से, एकदम आके जीप के आगे बैठ के कार्बाइन से फायर कर रहा है, बताओ। पुलिस उठा के ले गई, ले गई, वो समझ गया कि वही 90 वाला राज है। वो अब नहीं है ना भाई। पहले पुलिस भी डर से नहीं बोलता था, जो बाहुबली वगैरह होता था पुलिस भी डर से उसको नहीं बोलता, अब तो बढ़िया से तोड़ देता है। चलो जी। तो प्राइवेट इनकम में क्या हो गया बेटा? एनडीपीएफसी एक्विंग टू प्राइवेट सेक्टर। जी बोलिए। मैं सहरसा से हूँ बेटा। नहीं, सिवान से नहीं, सहरसा से हूँ। कोसी का दियारा क्षेत्र नाम ही है। एनडीपीएफसी एक्विंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नफिया प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट प्लस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, ये जो वैल्यू आएगा ये किसको दिखाएगा बेटा हमारा? चलिए अब तीसरा लिख ले फॉर्मूला, ये लिख लिया फॉर्मूला, तीसरा लिख लीजिए बेटा। प्राइवेट इनकम हो गया तो अब क्या होगा? पर्सनल इनकम। तो बेटा पर्सनल इनकम के लिए प्राइवेट इनकम का होना जरूरी है। तो लिखो प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम किस मेथड के अंतर्गत देखे हैं अभी हम लोगों ने बेटा? मेथड सेकंड में हम लोगों ने यही निकाला, ये नहीं निकाला। तो अब समझ गए ना कि थर्ड पहुंचने के लिए पहला और दूसरा का होना जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला था कि एक साथ फॉर्मूले लिखवाऊंगा। तो प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्थात रिटेन्ड अर्निंग, गवर्नमेंट का टैक्स, शेयर होल्डर्स का शेयर देने के बाद जो बचता था उसी को ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग नाम दिया था। अगर याद हो तो पिछली क्लास में लिखवाया था, ध्यान दे देना। जहां प्रॉफिट लिखवाया था तो प्रॉफिट को 3 भाग में बांट दिया था हम लोगों ने। सबसे पहले कॉरपोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, फिर डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, और तीसरा लिखाया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑब्लिक रिटेन्ड अर्निंग, अगर याद हो तो। बाकी तो सब प्रभु इच्छा।
तो प्राइवेट इनकम में से माइनस क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने, माइनस कॉरपोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, इसी को नाम दिया है हम लोगों ने। एक तो ये हो गया फॉर्मूला कि जो भी आपका प्राइवेट इनकम है उसमें से रिटर्न अर्निंग को माइनस कर दीजिए और कॉरपोरेट टैक्स को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, इसको दे दीजिए बेटा थर्ड का ए पॉइंट। इसको क्या नाम दे दीजिए, थर्ड का ए पॉइंट। तो सर इसका मतलब जब ए लिखा है तो बी पॉइंट भी कुछ ना कुछ होगा, तो नाम वही रह जाएगा पर्सनल इनकम ना बेटा। कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है, तो लिखिएगा नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, अर्थात अगर कुछ एडवांस में हमारे पास आ गया हो, माइनस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ओके, कि भाई जब इनकम को देख रहे हैं तो एडवांस में भी आ गया है तो इनकम ही ना, और एक जगह बोल रहे कमा लिया, मिला नहीं, मिला नहीं तभी तेरे पास है नहीं, तो उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस कर दिया। तो ये भी एक तरीके का क्या होगा बेटा हमारा, इसी में सी पॉइंट भी लिख लो बेटा। पर्सनल इनकम ही ना, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब तो रिटेन अर्निंग नाम नहीं भी लिखूंगा तो चल जाएगा ना काम, ऊपर लिख ही दिया है। तो माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स ना बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय हाउस होल्ड। भाई जब हाउस होल्ड के इनकम की बात कर रहे हैं तो हाउस होल्ड का जो पेमेंट हुआ होगा उसको माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड्स फ्रॉम फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट। तो भाई जब पेमेंट है तो माइनस किए हैं, तो इनकम अगर यूनिलेटरल इनकम अगर हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे या नहीं कर देंगे। अगर पेमेंट है तो हमने माइनस कर दिया, तो अगर यूनिलेटरल इनकम है तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पर्सनल इनकम के अंतर्गत तीन हो गए फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला तो वो जो हमने कंटिन्यूसली लिखा है उसके अंतर्गत आ गया था, और लास्ट हमारा क्या होगा बेटा, डिस्पोजेबल इनकम ना। तो थर्ड पॉइंट था ना ये हमारा, थर्ड में हमने एबीसी लिखा ना, तो अब चलिए फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी से। क्या होगा फोर्थ पॉइंट, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो भैया अगर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकाले तो सबसे पहले तो पर्सनल इनकम क्या होगा वो लिख लें, और पर्सनल इनकम कहां पे निकालें बेटा, थर्ड पॉइंट में निकाला है या नहीं निकाला हम लोगों ने, है ना। सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा निकाला था, देखो गौर से देखो, यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा निकाला, कि भाई पहले हमारा जो भी प्राइवेट इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग उसको देख लें।
तो प्राइवेट इनकम उससे हम लोग निकाला, किससे? एनडीपीएफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर से। फिर उसके बाद क्या निकल गया हमारा? पर्सनल इनकम। तो सेकंड वाले में पहला का योगदान, थर्ड वाले में सेकंड का योगदान, और फोर्थ वाले में क्या आ गया बेटा हमारा? तो पर्सनल इनकम निकल जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, भाई टैक्स वगैरह अगर देंगे तो वो हमारी इनकम की वैल्यू को रिड्यूस करेगा ही नहीं करेगा? तो माइनस पर्सनल टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स। अब ये नॉन टैक्स पेमेंट्स क्या होता है? भाई हमने 1 लाख रुपए कमाया, हमने बोला 10% गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, तो 1 लाख में से 10,000 चला गया, तो बचे कितने? 90। ये होने चाहिए था हमारे खर्चे करने के लिए। लेकिन कभी चालान कट जाना, कोई फाइन लग जाना, पेनल्टी वगैरह लग जाना, ये सब भी हमारी इनकम को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ही नहीं करेगा? तो वो जो पेनल्टी और फाइन वगैरह लगता है ना, वो किसके अंतर्गत आता है बेटा? तो ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लेना, फाइन्स एंड पेनल्टी। ठीक है। अब जो आपके पास पैसा बचा है, इंजॉय करो। अब जो पैसा बचा है वही आपके लिए क्या है बेटा? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। के ऐसे इनकम जो आपके कंजम्पशन और सेविंग के लिए उपलब्ध है, जिससे आप या तो कंज्यूम करो, खर्चा करो, स्पेंड करो, पेमेंट करो, या फिर उसको बचा के रखो, इसी में से तो हिस्सा होगा वो। तो वो चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। कर लोगे यहां तक कहानी? अब दो छोटी छोटी फॉर्मूले और लिख लो इन्हीं के साथ, और उसके बाद हम लोग आते हैं अब मेजरमेंट की तरफ। मेन कहानी तो टॉपिक की अब शुरू होगी। यहां तक तो उस मेन तक पहुंचने के लिए बेस बना रहे थे हम लोग। ठीक है बेटा, अभी तक थी मजाक की कहानी, अब होगी ओरिजिनल कहानी। तो चलिए दो छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लेते हैं। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, GNDI, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो लिखेंगे GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम ROW बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो GNPMP में जो भी नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम ROW है उसको ऐड कर दीजिए, जो बनेगा वही क्या बनेगा बेटा? GNDI। और दूसरा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, NNDI। यही होगा ना? अच्छा, ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए क्या माइनस करना पड़ता है बेटा? डेप्रिसिएशन। चौथा पॉइंट याद है ना, कि ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस पर पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर देते। इतना ही तो लिखवाया था, ज्यादा कहां लिखवाया था? दो ही तो लाइन लिखवाए थे उसमें हमने। फोर्थ वाला पॉइंट याद है ना? अरे काहे नहीं पढ़ता घर पे? अरे सुधर जा भैया, सुधर जा। सीए है, रिजल्ट 20% के अंदर ही रहेगा। 20% के अंदर रहने का मतलब है 80% से ज्यादा स्टूडेंट का फेल होना। तो कम नहीं है वो, ऐसे ना करो, गलत बात है। अभी भी बकते भाई, मेहनत कर लो। क्यों चाहता है सितंबर में बैठने के लिए फिर से?
एक तो पहली बार इतने कम बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और उसमें भी ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग तो मई तक हो ही ना। इनमें कुछ बच्चों ने जनवरी का भी बैच देख ही लिया होगा कि कितने बच्चे रहते हैं, और आगे सितंबर का भी बैच देख लेना कि कितने बच्चे होते हैं। एक आप ही लोगों का बैच कम है, तो इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि 100% रिजल्ट की बात होनी चाहिए। लेकिन आप लोग हैं कि दिल है कि मानता नहीं। पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम में दिल लगता है। भाई अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, फरवरी आ चुका है। अब टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा। कितना भी चाह लो भैया, पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। रिजल्ट नहीं आएगा। 11 12 का कोर्स मत समझ लेना। मैंने बहुत सारे बच्चों को 12th वाले को देखा है जो 95% वाले यहाँ लुढ़क जाते हैं। और ऐसे बच्चे जब आते हैं ना, जब उनको समझाओ तो बोलते हैं अरे सर आज तक कभी फेल नहीं हुआ। मतलब यही तो भ्रम यहाँ तोड़ता है। विराट कोहली भी अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझता था, 6 रन पे बोल्ड हो गया रणजी में। जबकि उसके माइंड में जब चल रहा होगा ना, अरे रणजी खेल रहे हैं तो आराम से 100 200 तो मार लेंगे, यूं यूं हो गया यूं। बड़े बड़े धुरंधर जो है ना बेटा, जंग के मैदान में हारते हैं। तो आपकी अभी उस लेवल की बात ही नहीं बनी है। अभी भी वक्त है, थोड़ा सा अपने अंदर ये बदलाव कर लो। नहीं करोगे ना, बाद में वो पछतावा होता है, बाद में वो दिखता है। लेकिन फिर आपके पास वो समय नहीं बचेगा कि आप कुछ कर सको। ये वक्त दोबारा लौटकर नहीं आवेगा। यूटिलाइज कर लो इसका। ठीक है ना? हमेशा कोशिश यही करो कि जो हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वो पहली और आखिरी एग्जाम हो। आगे एग्जाम देंगे लेकिन उससे अलग लेवल का देंगे ना। एक ही चीज में बार बार क्यों उलझना? हमें भी अच्छा नहीं लगता जब एक ही बच्चा बार बार सामने बैठे। कभी अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है मुझे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे काम ना करो। आपके माँ बाप की उम्मीद आपसे बस एक ही चीज की होती है कि रिजल्ट अच्छा है। वो ये नहीं इसलिए नहीं करवा रहे कि तुम जल्दी फाउंडेशन पास करो फिर जॉब कर लेना कहीं पे। वो बस आपसे एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा है, खर्चा देने से कभी मना नहीं करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे। कैसे माँ बाप मैनेज करते हैं ना, वो माँ बाप ही जानते हैं। आप जब उस जगह पे आएंगे ना तब पता चलेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखो। ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पर बेटा एन एन डी आई की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो दो बातें। अगर हम एनएनपी एमपी से लेके चले फिर तो कोई बात नहीं, एनएनपी एमपी में ये नेट करंट ट्रांसफर को ऐड कर दो, काम चल जाएगा। या अगर जीएनपी एमपी से चलेंगे तो या ऐसे कर लेते, जीएनडीआई में से डायरेक्ट डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो काम ना चल जाएगा हमारा। दोनों हो सकता है नहीं तो दोनों छोटे फॉर्मूले लिख लेते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो लिखिएगा बेटा, एनएनपी एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम आरओडब्ल्यू। एक तो ये बन गया, और जीएनडीआई माइनस डेप्रिसिएशन से भी काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? चलेगा? तो क्या ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रख लोगे?
तो ये था हमारा इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट। चैप्टर नहीं, यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। अब इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ बढ़ते जहां से हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चे हेडिंग का नाम दीजिए। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के लिए सबसे पहला जो हमें यहां पर देखना है, सबसे फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा CFI, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है? सर्कुलर फ्लो होता क्या है बेटा? देखो, फ्लो का मतलब होता है प्रभाव, सर्कुलर का मतलब होता है सर्कल में, और इनकम का मतलब इनकम। कि इनकम का किस तरीके का एक चक्र बनेगा, प्रभाव बनेगा, उसकी बात करना। जैसे हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप हैं तो माल है, हम हैं तो एजुकेशन है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये नहीं है? तो हम आपको फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, उसके बिहाफ में आपसे कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए फैक्टर इनकम हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा है? तो यही चक्र चलता चला जाएगा, ये नहीं चला जाएगा? पिछले 17 सालों से चल रहा है और आगे भी जब तक रहेगा चलता रहेगा। यही तो है एक हमारा सर्कुलर फ्लो। तो लिखिएगा, सर्कुलर फ्लो of income refers to the continuous circulation of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy. Circular flow of income refers to the continuous circulation of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy. जैसे हम फर्म और हाउस होल्ड बोल रहे हैं तो दो सेक्टर हो गया, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म। इसके बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा होगा, हम फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, उसके बिहाफ में फैक्टर इनकम मिल रहा है, उसी तरीके से वो गुड्स एंड प्रोडक्शन दे रहेगा, उसके बदले हमसे पैसा ले रहा होगा। हो रहा होगा, ये नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं ये चक्र क्या होगा, चलता चला जाएगा ना। मैं मान लो मैं बिस्किट बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा हूं और बाद में बिस्किट खरीद के खा रहा हूं, तो काम किया बनाने में, उसके बदले पैसा मिला होगा, बाद में बिस्किट खरीदा, उसके बिहाफ में पैसे दे दिया होगा हमने। होता ये नहीं होता है? जो शुगर मिल वाले होते हैं वो गन्ना खरीद के ले जाते हैं, बाद में किसान चीनी खरीद के खा रहा होता है। सर्कुलर फ्लो क्या हुआ? ये सर्कुलर फ्लो। तो इसी की बात यहां पर हम लोग यहां पर करेंगे। लेकिन सर्कुलर फ्लो के लिए
फेजेज होंगे, अलग अलग फेज की बात करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे फेजेज इन सर्कुलर फ्लो। ज्यादा नहीं, 3 तरीके की बात यहां पर कर लेते हैं हम लोग। कितने तरीके की बात कर लेंगे बेटा? सबसे पहला जो नाम है उसको कहते बेटा प्रोडक्शन फेज। क्या नाम दिया जाएगा? प्रोडक्शन फेज। क्योंकि बिना उत्पादन हुए इनकम सबकी बात कर सकते हैं क्या? तो पहले उत्पादन करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तब ना इनकम जनरेट करो। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा हमारा? प्रोडक्शन। दूसरा हमारा हो गया इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। पहला क्या हो गया हमारा? प्रोडक्शन फेज। दूसरा क्या हो गया बेटा? इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब एक्सपेंडिचर की बारी। एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज। हटाना, खत्म करना। तो कितने फेज होगा बेटा? 3 फेज ना? कौन कौन से? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन फेज। तो पहले इन तीनों फेज के बारे में लिख लेते हैं और बाद में सर्कुलर फ्लो भी देख ही लेते हैं। कम से कम आज इतना तो कर लें कि पहले इन तीनों फेज के बारे में लिख लेते हैं, सर्कुलर फ्लो के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ताकि अगली क्लास में कोशिश करी जाए इसको निपटाने की। ओके? कल वाली क्लास के लिए मैं पहले ही आपको बता दूं, लंबी क्लास चलेगी, ध्यान में रख लेना। तो कोई 1.5 घंटे के बाद ये मत बोल देना कि सर बस। ब्रेक किस बात का? जो आपकी मैथ्स की क्लास होगी उसके बाद मिलेगा 10 मिनट का प्रॉपर ब्रेक मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं खींचूंगा। ठीक है ना? चलिए इसको अब अलग अलग एक्सप्लेन करें बेटा, पहला, दूसरा और तीसरा को। चलिए, मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, टेंशन फ्री रहो। मैं कभी लिखवाता कहाँ हूं? मैं आप ही लोगों के लिए हमेशा सोचता रहता हूं, इसलिए तो ज्यादा नहीं लिखवाता। चलिए, पहला कौन सा हमारा? प्रोडक्शन फेज। बेटा बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के काम चल पाएगा क्या? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी होगा या नहीं होगा? किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब तक ये चीजें नहीं होंगी काम चलेगा? जैसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। आपको सीए करना था तो आप टॉपर्स क्लास से जाए। टॉपर्स क्लास से जाए तो टॉपर्स क्लासेस ने बताया कि भाई 208 नंबर रूम में क्लास चलेगी, तो लैंड का होना जरूरी है ना बेटा। अब 208 में आए और पता चला नीचे में सबको बोल दिया बैठ जाओ, नहीं ना। प्रॉपर बेंच वेंच लगा हुआ था, प्रोजेक्टर सब लगा है, कुछ लोगों ने बोला लाइट नहीं है तो लाइट भी लगाया गया। और कमी है? बोलिए कुछ और। पढ़ना, सोफा, बिस्तर एक आध को लगवा देना। पढ़ने का मन ना हो तो लेटे, पता चला टीचर बैठे हैं सारे लेटे हुए। और सर शुरू करो आप। तो कैपिटल वगैरह भी इंट्रोड्यूस्ड है या नहीं बेटा? इन्वेस्ड है या नहीं है? तो लैंड का भी हो गया जरूरत, कैपिटल का भी। अब आप बैठे हैं तो पढ़ना शुरू करो। तो फिर क्या बोलते हैं? अरे मास्टर टमाटर आएगा तब ना पढ़ेंगे। जब मास्टर ही नहीं आएगा तो पढ़ेंगे कहां से? तो इसका मतलब हम जैसे नौकर का होना भी जरूरी है, लेबर, श्रमिक, है कि नहीं? भले ही बैठ के बेवकूफ बना रहा हूं वो अलग बात है, कर तो रहा हूं ना काम भाई, सर्विस दे तो रहा हूं ना। तो लेबर का भी होना जरूरी है। और इन सभी को मैनेज करने के लिए भगवान सर का भी होना जरूरी है या नहीं है? तो चारों ही लोगों का होना जरूरी है या नहीं?
तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनमें से अगर कोई एब्सेंट, प्रोडक्शन साफ। इन सभी चीजों का होना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रोडक्शन फेज के अंतर्गत। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं बेटवा। इन द प्रोडक्शन फेज फर्म्स प्रोड्यूस goods and services with the help of फैक्टर सर्विसेज। किसके माध्यम से बेटा? और ये फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बिना प्रोडक्शन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक ये नहीं होगा हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए बेटा? फैक्टर सर्विस। डायरेक्ट फैक्टर सर्विस कर दिया ना, चारों अपने आप आ गया। कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। दूसरा है हमारे पास बेटा इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो लिखिएगा बेटा इसके अंतर्गत इन द इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन फेज द फ्लो of factor incomes in the form of रेंट। रेंट पर क्या आएगा बेटा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेज। कैपिटल पर क्या आएगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा बेटा? प्रॉफिट्स फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर। कि फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर को जो फैक्टर सर्विस था उसके ऊपर क्या मिलेगा बेटा? इनकम मिलेगा। ये नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। किस नाम से जानेंगे हम लोग? इनकम फेज या। तो पहले में फैक्टर सर्विस लगा, दूसरे में उसके ऊपर इनकम हो गया। अब तीसरा फेज क्या लिखाया था बेटा अभी? एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन। एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। तो लिखिएगा इन द एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज द इनकम रिसीव्ड by different factors
of production is spent on consumption of goods and services and investment goods. This expenditure leads to further production of goods and services and sustains the सर्कुलर फ्लो। कि भाई तुमने फैक्टर सर्विस लगाया, तुमने क्या करा, फैक्टर सर्विस लगाया। अब फैक्टर सर्विस में क्या क्या आ गया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब तुमने काम किया, उसके बिहाफ में फर्म ने तुम्हें क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो तुम्हारे लिए हो गया फैक्टर इनकम। भाई फैक्टर सर्विस के बिहाफ में जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम। अब जब तुमने वहां पर प्रोडक्शन का काम किया तो गुड्स वगैरह बना होगा, अब तुम उससे क्या करोगे, गुड्स और सर्विसेज खरीदोगे, तो उसके बिहाफ में तुम पैसा दोगे या नहीं दोगे, तो एक्सपेंडिचर होगा या नहीं होगा, क्योंकि भाई कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा ना। अब तुम चाहे उसमें कंजम्पशन करो, इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग करो, ये अलग चीज है, लेकिन 100% तो सेविंग नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आपको खर्चा करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो उसमें कंज्यूम करोगे ना आप। तो कहीं ना कहीं ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट्स मींस एक्सपेंडिचर फेज और डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन का मतलब होता है बेटा डिस्पोज ऑफ करना, खत्म करना। तो सामान बना, तुमने खरीद लिया, सामान साफ, उसके ब्याज में तुमने क्या कर दिया, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लिया। तो यही चक्र हमारा किसके नाम से आ जाएगा बेटा, सर्कुलर फ्लो के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से आ जाएगा, ये हमारा सर्कुलर फ्लो के नाम से जाना जाएगा, सर्कुलर फ्लो कहलाएगा। तो जरा इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए ताकि ये तीनों चीजें एक साथ समझ में आ जाए, है ना। तो आज खाली तीनों ग्राफ बना के देख लेते हैं, कल जो है तीनों मेथड से कैसे नेशनल इनकम कंसीडर करेंगे उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। एडिशन मेथड वगैरह है ना, उसको भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा, कोई दिक्कत, क्योंकि आज शुरू करेंगे तो इतने समय में तो खत्म हो नहीं पाएगा। तो चलिए जरा देखते क्या। तो देखो बेटा, एक तरफ फर्म और हाउस होल्ड है ना, तो यहां हमने लिख लिया हाउस होल्ड, यहां कौन आ गया बेटा, फर्म्स। एक तरफ हाउस होल्ड आ गया और एक तरफ क्या आ गया हमारा, फर्म आ गया। अब ये जो हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, ये हाउस होल्ड फर्म को कुछ ना कुछ देगा या नहीं देगा, फैक्टर सर्विस नहीं बताया था बुर्बक ऊपर, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। पहले देख लो फिर लिख लेना कि ये जो हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड फर्म के लिए काम करेगा, मतलब उसको देगा भाई, जगह जमीन सब देगा, वहां काम करेगा तभी तो काम चल पाएगा ना। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा बेटा, फैक्टर। फिर हाउस होल्ड कहता है रे वो सुन, हम तुमको ऐसे फ्री में थोड़े दिए हैं, अगर हम तुमको अपना जमीन दे रहे हैं तो उसके बदले किराया दे, अगर हम वहां पर काम कर रहे हैं तो हमारा मेहनताना दे, वेजेज दे, पैसा दे हमें, हमने वहां पर इन्वेस्ट किया है तो तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, है ना। और अगर वहां पर कोई स्किल्ड वाला काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट में साझेदारी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके बदले यहां से कुछ ना कुछ हाउस होल्ड को मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा,
यहां से हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ, इसको कहते बेटा फैक्टर इनकम। इसको क्या नाम देंगे हम लोग कि फैक्टर सर्विस के बदले, फैक्टर सर्विस के बदले जो भी हाउस होल्ड को प्राप्त होगा, जो भी हाउस होल्ड को मिलेगा, वो किस नाम से आ जाएगा बेटा, फैक्टर इनकम के नाम से। तो अब ये जो फैक्टर इनकम है, इसमें क्या क्या, तो लैंड के ऊपर रेंट, लेबर के ऊपर वेजेज, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट्स। और कौन होगा बेटवा, फर्म ही तो मालिक होगा, वही तो गुड्स का प्रोडक्शन करवाएगा ना भाई। तो फर्म ही गुड्स का ऑनर होता है। तो पहला क्या हो गया बेटा हमारे पास कि हमने फैक्टर सर्विस फर्म को दिया, कि भाई सामने वाले ने बोला कि हम ये काम करवाना चाहते हैं, तो हमने बोला हम तैयार हैं, तो हमने उसको क्या दे दिया, फैक्टर सर्विस। हमने क्या कर दिया बेटा, उसको फैक्टर सर्विस दिया। अब फैक्टर सर्विस दिया तो काम तो फ्री में करेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ वहां से रिटर्न के रूप में भी मिलेगा। तो वहां से रिटर्न के रूप में जो मिला उसी को क्या नाम देंगे, फैक्टर इनकम। कोई ऐसा हो जिसने अटेंडेंस ना बनाया हो, जल्दी लगा बताओ। डेली बेसिस पे बनाना है भाई। हो गया। अब जो है ये दोनों तरफ से काम हो गया कि हमने मेहनत किया, उसके बिहाफ में पैसे ले लिया, खुश। अब वहां पर गुड्स वगैरह बन के तैयार। ऑनलाइन वाले एब्सेंट। तो अब जो फर्म के पास गुड्स बना, तो फिर हम उससे गुड्स और सर्विसेज लेंगे या नहीं लेंगे बेटा। तो जैसे पहले फैक्टर सर्विस हुआ था कि हाउस होल्ड ने फर्म को दिया, तो अब फर्म क्या करेगा बेटा, गुड्स और सर्विसेज किसको दे देगा, गुड्स एंड। तो अब फर्म क्या बोलेगा कि भाई ऐसा है, तुमने कौन सा हमारे पास फ्री में काम किया था, तुमने कौन सी अपनी जमीन हमें फ्री में दे दी है कि नहीं, तुमने कौन सा बिना इंटरेस्ट का पैसा दे दिया हमें, हमसे लिया ना, वसूला है ना। तो अगर हम तुम्हें गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके बिहाफ में हमें भी क्या चाहिए, तो उसके बिहाफ में हाउस होल्ड हमारा क्या करेगा बेटवा, पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, हाउस होल्ड क्या करेगा बेटा, पेमेंट करेगा। तो क्या होगा बेटा, एक्सपेंडिचर, नाम नीचे लिख दो बेटा और फिर अटेंडेंस बनाओ, एक्सपेंडिचर ऑन। अभी इसमें इतनी ही बातों को पढ़ना है, अभी इसको पूरा और एक्सप्लेन करना है जब आगे अभी पढ़ेंगे। 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे ना भाई। ये तो अभी सिर्फ बताया कि होत का है, डिटेल्स में अभी जाएंगे यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत, केंजियन थ्योरी के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल, तीनों ही पढ़ना है हम लोगों को। तो ये क्या हो गया बेटा, देख रहे हो ना, चक्कर काट रहा है या नहीं काट रहा है। अब इसी में आगे जाकर के नाम दे देंगे, जैसे देखो तीर का जो पॉइंट है वो अगर फर्म की तरफ चुभ रहा हो, तो उसको आगे नाम दे देंगे क्या बेटा, इंजेक्शन। और फर्म की तरफ से तीर अगर बाहर की तरफ जा रहा हो, तो उसको नाम दे देंगे लीकेज। आगे चल के यूनिट नंबर 2 में ये सब भी शब्द आएगा। इंजेक्शन क्या होता है, सुई लाया घोंप दिया, इंजेक्ट होना। तो तिरवा लगे तो क्या हो गया, इंजेक्शन। तिरवा दूर गया तो आउटफ्लो, दैट्स मींस लीकेज, अर्थात वैल्यू में रिडक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है एप्रिसिएशन इन वैल्यू,
बढ़ना उसका, ठीक है, और लीकेज क्या होगा बेटा, रिडक्शन इन द वैल्यू, वैल्यू में कमी। तो वो अभी चूंकि यहां पर नहीं, अभी तो सिर्फ बात ये कर रहे थे कि आखिर ये सर्कुलर है क्या, सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो यही होता है, देख रहे ना कि पहले हाउस होल्ड ने काम किया, उसके भी हाथ में पैसा लिया, फिर फर्म बोलता है अब हमारा सामान बन गया, ये लो पैसा दो। तो चक्र काट रहा है ये नहीं काट रहा बेटा। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है सर्कुलर फ्लो। याद रखोगे, पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए। तो आज ज्यादा यहां पर नहीं पढ़ना, इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इसके तीनों ही मेथड को हम लोग कंप्लीट करते हुए क्या इसके यूजफुलनेस वगैरह है उसकी बातें करेंगे, क्यों जरूरत है इसकी बातें करेंगे, कहां पर इसमें दिक्कतें आ रही है वो सभी करेंगे, और इस टॉपिक को हम लोग संपन्न करेंगे। ठीक है, हाँ, संपन्न मतलब फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद 2 बजे, ठीक है। तो मैंने शेड्यूल तो यही भेजा था बेटा, इको, मैथ्स, इको एंड अकाउंट्स, फील लो जिंदगी के, ठीक है। क्योंकि अभी तो मेरी क्लास होती नहीं है, मेरी क्लास तो होती है आज 2 बजे। लॉ वाले सर नहीं थे तो मैंने बोनस दे दिया आपको। चलो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। वैसे देखते हैं पहले भोजन वोजन तो करो। तो 1:30 बजे से वहां पर 1 बजे जब क्लास ओवर होगी, जो मेघराज भी है ना जो अभी टहल रहे थे, इनके साथ सारे, वैसे तो बाकी बच्चों को देखा हुआ ही है वहां पर, जिन्हें नहीं देखा हुआ है वो मेघराज के साथ ये सारे बच्चों के साथ यूएटी वहां ललिता पार्क वाली बिल्डिंग पहुंच जाना, वहीं पे हम लोगों का लंच का व्यवस्था है। ठीक है, धन्यवाद।